अरे सुन, अगर तेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो तू किस चीज में इन्वेस्ट करता? मैं तो घोड़े खरीदता। घोड़ा क्यों खरीदता भाई? इससे अच्छा तो मेरा आइडिया है, मैं तो प्लेन लेता। प्लेन? तब तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो आप क्या करते अगर आपके पास $1 बिलियन आ जाएं? घोड़ा या प्लेन, इनमें से क्या आप कुछ भी खरीदते? मे बी नॉट, पर सब ऐसा नहीं सोचते। आज हम ऐसे ही एक इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे जिनके पास सेंसेक्स और निफ्टी नाम के 2 घोड़े थे और जिन्होंने हाल ही में एक एयरलाइंस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया था। उनके बारे में जानने से पहले मैं आपको हमारे न्यू सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा। ये सीरीज का नाम है बियॉन्ड बफेट। जब भी हम वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, हमारे दिमाग में वॉरेन बफेट का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जो शायद बफेट जैसे फेमस तो नहीं, लेकिन उनके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और उससे काफ़ी लर्निंग्स भी मिल सकता है। इस सीरीज़ में हम ऐसे ही कुछ जीनियस इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे। हम उनकी ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट जर्नी को डिस्कस करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि उनकी ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज थी, उनके प्रिंसिपल्स और उनके कौन से थॉट मॉडल्स थे जो उन्हें बाकियों से अलग बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसे यूज़ करके उन्होंने कैसे इतने सारे पैसे भी कमाए। आइए तो आज का पहला एपिसोड हम लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के साथ शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने इन्वेस्ट करना कैसे स्टार्ट किया, उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल, हम कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनकी कुछ गलतियाँ, और हम एज इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला से क्या सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 1960 में एक कंजर्वेटिव मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। उनको अपने पिता राधेश्याम जी और उनके दोस्तों के बीच होती स्टॉक मार्केट की डिस्कशंस में बहुत ही छोटी उम्र से रुचि आने लग गई थी। राकेश जी अपने पिता से स्टॉक मार्केट के बारे में सवाल करते रहते, जैसे कि आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा या स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, एक्सेट्रा। उस छोटी उम्र से ही राकेश जी ने न्यूज़पेपर्स पढ़ना, बैलेंस शीट्स देखना और मार्केट को समझने का काम शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके उन्होंने ये ठान लिया था कि वो स्टॉक मार्केट में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन उस समय इन्वेस्टिंग को एक स्टेबल करियर नहीं माना जाता था, तो अपने पिताजी के सजेशन पे राकेश जी ने करियर सिक्योरिटी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर लिया। 1985 में राकेश जी ने सीए कंप्लीट किया और उसी साल से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की। उनका स्टार्टिंग कैपिटल सिर्फ 5,000 रुपये था जो उन्होंने सीए आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड से कमाया था। राकेश जी को ये पता चल चुका था कि इतने कम पैसों से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए अपने भाई के मदद से उन्होंने और क्लाइंट्स भी एक्वायर करने शुरू किए। एंड द रेस्ट यू नो इज हिस्ट्री। राकेश जी डिफरेंट मेथड्स और प्रोसेसेस यूज़ करके ये डिसाइड करते थे कि उनको कौन से स्टॉक्स बाय करना चाहिए। वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों यूज़ करते थे। सबसे पहले क्वालिटी, जिस पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करते थे, वो था मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो एंटरप्रेन्योर्स और कंपनी के लिए उनके विजन पर बेट करते थे। इनफैक्ट राकेश जी कहते थे, एंड आई कोट, आई डू नॉट इन्वेस्ट इन कंपनीज, आई इन्वेस्ट इन ह्यूमन बींग्स। ये वो एक रीज़न है जिसके वजह से उन्होंने टाटा मोटर्स जैसे लॉस मेकिंग कंपनी में भी इन्वेस्ट किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको मिस्टर चंद्रशेखरन, जो उस समय टाटा मोटर्स के सीईओ थे और अब टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्हें उनकी कैपेबिलिटीज़ और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ पर पूरा भरोसा था। दूसरा ज़रूरी पैरामीटर जो राकेश जी यूज़ करते थे वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आसान भाषा में समझाएं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आप कितने पैसे का रिस्क ले रहे हो और उस पर कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1/2, दैट इज 50%। राकेश जी कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले स्टॉक्स ढूंढते थे, यानी कि वो स्टॉक्स जिनका वैल्यूएशन लो और जिनका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हाई थे। राकेश झुनझुनवाला स्टॉक्स बाय करने के टाइम पर बॉटम अप अप्रोच यूज़ करने की सलाह देते हैं, खासकर स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के केस में। और कंपनी के प्रॉफिट्स को क्रेडिट करते टाइम वो उस प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट और डिमांड को भी कंसिडर करते थे, विद स्पेशल प्रेफरेंस फॉर कंपनीज जो लोएस्ट प्राइस टू द वाइडेस्ट कस्टमर बेस देने की एबिलिटी रखते हो। इन एडिशन वो कंपनी के ऑपरेटिंग लेवरेज, स्केलेबिलिटी और मैनेजमेंट टीम की इंटीग्रिटी को भी कंसिडर करते थे। और शायद इसीलिए उनके दोस्त कहा करते थे कि राकेश इज बोथ अ डीप वैल्यू एंड अ ग्रोथ इन्वेस्टर। एक प्रिंसिपल जो मिस्टर झुनझुनवाला बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया करते थे
वो है स्टॉक के प्राइस और उसके वैल्यू के बीच का डाइवर्जेंस। इसको इक्वेशन में देखा जाए तो अर्निंग्स पर शेयर और EPS मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस अर्निंग्स रेशियो हमें प्राइस देता है। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एज इन्वेस्टर्स हम सब ये समझते हैं, लेकिन राकेश जी इस इक्वेशन को बहुत बारीकी से समझते थे और ऐसे कंपनीज ढूंढते थे जिनका EPS और P रेशियो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो। एक ज़रूरी पॉइंट जो हम जैसे इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए इज़ दैट ओवर एनालाइजिंग हमेशा पैरालिसिस में बदल जाता है। तो याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्रेडिक्टिंग या प्रिसिशन नहीं बट गुड अप्रॉक्सीमेशन से बनता है। दिसंबर 2022 में राकेश जी की नेटवर्थ लेटेस्ट कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग्स के हिसाब से 31,000 करोड़ रुपए से ऊपर थी और वो 29 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टेड थे। इस सेक्शन में मैं कुछ कंपनीज के बारे में बताना चाहता हूं, बट लेट्स स्टार्ट विद दैट कंपनी जो उनकी नेटवर्थ का 35% है, विच इज़ टाइटन। अब मिस्टर झुंझुनवाला ने टाइटन के शेयर्स 2002-2003 में लेने शुरू किए थे और अभी तक टाइटन के शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने स्टॉक में 3 चीज़ें देखी। सबसे पहला है पेरेंटेज, एंड विद टाइटन बीइंग अ पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप, राकेश जी को इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस मिला। टाटा ग्रुप को हमेशा से ही ट्रस्ट और अच्छी गवर्नेंस का सिंबल माना जाता है, और क्योंकि राकेश जी एक स्मार्ट इन्वेस्टर थे, वो अपने कैपिटल को एक केपेबल और ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट को देने में फ़ायदा जानते थे। इनफैक्ट मिस्टर झुंझुनवाला का टाटा कंपनीज के प्रति कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि उन्होंने एक बार ये तक कहा था, आई थिंक द हाउस ऑफ टाटास इज ब्लेस्ड बाय गॉड। जो दूसरी चीज़ उन्होंने टाइटन में देखी इज इट्स रेडीनेस टू राइड द ग्रेट इंडियन कंज्यूमरिज्म वेव। तो एक तरफ इंडियन मिडिल क्लास अमीर होती जा रही थी एंड गोल्ड और ज्वेलरी के लिए हमारा प्यार बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ था टाइटन जो तनिष्क के थ्रू ब्रांडेड ज्वेलरी और वॉच सेगमेंट्स का एक मेजर प्लेयर था, जिसका कॉम्पिटिटर उसके साइज का सिर्फ 10% था और एक बेहतरीन मार्केटिंग कंपनी था जिसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाई थे। नो वंडर राकेश जी इस कंपनी के फ़ैन थे। लेकिन इसके पीछे एक तीसरा रीज़न भी था, एंड आज की वीडियो में हम इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी टाइटन इंडस्ट्रीज 2001-2002 के पीरियड में बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस फेस कर रही थी, जैसे कि उनकी होसूर फैक्ट्री में लेबर प्रॉब्लम्स, गोल्ड का हाई प्राइस और उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में गिराव। इस वजह से कंपनी को अपने डिविडेंड पे आउट्स रिड्यूस करने पड़े और उनके सारे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स गिरने लग गए थे, और टाइटन का शेयर प्राइस 29 रुपए तक चला गया था, जो एक 8 ईयर लो था। और यही टाइम था जब राकेश जी ने टाइटन के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया था और एक अच्छी खासी लार्ज क्वांटिटी के शेयर्स इकट्ठा कर लिए थे। अब ये समझाने के लिए कि जिस कंपनी के नंबर्स गिर रहे थे उन्होंने ऐसे कंपनीज में शेयर्स क्यों उठाए, उसके लिए हमें टाइटन के FY 2001, 2002 एंड 2003 के P&L स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। FY 2003 में टाइटन के प्रॉफिट्स गिरने का एक मेजर रीज़न था वो 10 करोड़ का प्रोविजन जो उन्होंने अपनी कंपनी के यूरोपियन रिस्ट्रक्चरिंग और कंपनी ऑपरेशंस के लिए अलग से रखा था। तो जब दूसरे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट्स गिरते हुए देखा, राकेश जी ने नोटिस किया कि भले ये नेट प्रॉफिट्स गिर रहे हो बट उनका ऑपरेशनल प्रॉफिट और रेवेन्यू काफ़ी स्टेबल था। दूसरा एरिया जो उन्होंने नोटिस किया होगा इज समथिंग जो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के टर्म्स में कहते हैं नेट करंट एसेट कैप। तो टाइटन के केस में 31 मार्च 2003 को कंपनी के नेट करंट एसेट्स की वैल्यू 396 करोड़ रुपीस थी। इसका मतलब है कि अगर टाइटन को उस टाइम कंपनी को शट डाउन करनी पड़ती तो फिर भी वो 396 करोड़ के एसेट 6 से 12 महीनों के अंदर लिक्विडेट कर पाते। नाउ इंटरेस्टिंगली उस दिन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 212 करोड़ थी, यानी कि ये कंपनी जिसमें ऑलमोस्ट 400 करोड़ के नेट करंट एसेट्स थे वो आधे दाम पे अवेलेबल थी। ये एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन गैप है और हालांकि ऐसे कंपनीज को ढूंढना काफ़ी रेयर है। मुझे लगता है मिस्टर झुंझुनवाला ने यही चीज़ को देखकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। तो सब चीज़ों को एक साथ रखते हुए टाइटन के केस में राकेश जी ने एक केपेबल और ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट देखी। उन्होंने उस ब्रांड को देखा जो कंज्यूमर्स के माइंड और वॉलेट को कैप्चर कर सकती है, और फाइनली उन्होंने एक्सेलेंट फाइनेंशियल्स देखे जिसकी वजह से एक इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी सेफ बेट बन जाती है। मिस्टर झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में दूसरा स्टॉक जो उन्होंने काफ़ी टाइम तक रखा वो है क्रिसिल। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये इंडिया की लीडिंग रेटिंग कंपनी है।
राकेश जी और उनकी वाइफ रेखा झुंझुनवाला ने 2003 में क्रिसिल के 10,000 शेयर लेके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने इस कंपनी के और शेयर्स खरीदे और 2005 तक उनका स्टेक 8% तक पहुंच गया। और मुझे लगता है कि वो इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हुए उसके यूनिक बिजनेस मॉडल की वजह से। तो क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग्स के बिजनेस में है और इस बिजनेस में और 2 या 3 प्लेयर्स ही हैं, पर उनके क्रेडिट रेटिंग स्कोर्स सभी लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कंपनीज, गवर्नमेंट्स, बैंक्स, मल्टीनेशनल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्रिसिल के कॉर्पोरेट डेट ऑब्लिगेशन रेटिंग्स पर रिलाई करते हैं सही इन्वेस्टमेंट्स लेने के लिए। तो ये वो बिजनेस है जो इंडियन इकोनॉमी से टाइटली लिंक्ड है और इसके सर्विसेज इस कंट्री के फाइनेंशियल इंडस्ट्री को आने वाले कई सालों तक चाहिए। इनफैक्ट कहा जाता है अर्निंग्स प्रेडिक्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा वेपन है और इस टेबल में हम देख सकते हैं कि कैसे क्रिसिल कंसिस्टेंटली सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स और ईपीएस के टर्म्स में रिजल्ट दे रहा है। चलिए जल्दी से 2 और कंपनीज के बारे में देखते हैं जिसमें उन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया था। पहली है स्टार हेल्थ और आज के डेट में ये राकेश जी का सेकंड बिगेस्ट होल्डिंग है जो उनकी नेटवर्थ में 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का कंट्रीब्यूशन दे रही है। मेरे ख्याल से स्टार हेल्थ में उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल टाइटन की तरह है, राइजिंग इंडस्ट्री का राइजिंग स्टार। तो स्टार हेल्थ इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर और एक ऐसी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करती है जिसमें बहुत स्कोप है। फॉर इंस्टेंस हम इंडियंस अपने मेडिकल बिल्स का 85% अपनी जेब से देते हैं, जबकि ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 80% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी और मेरे ख्याल से मिस्टर झुंझुनवाला ने अगले 10-20 साल को देखकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। ऊपर से स्टार हेल्थ का प्लस पॉइंट है उनके मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन पे फोकस, उसका ग्रोइंग नेटवर्क और उसका लो कॉस्ट स्ट्रक्चर। और आखिरी कंपनी है एंड आई एम श्योर ये आपके दिमाग में चल ही रहा होगा कि मिस्टर झुंझुनवाला ने एयरलाइंस में क्यों इन्वेस्ट किया, उन्होंने अकासा एयरलाइंस में इतना इन्वेस्ट क्यों किया। मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी कैलकुलेटेड बेट था जिसमें थोड़ा रिस्क तो डेफिनेटली था। इनफैक्ट कुछ इंटरव्यूज़ में राकेश जी ने ये इशारा किया था कि वो लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं कि एक एयरलाइंस प्रॉफिटेबली नहीं चलाई जा सकती। शायद उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था नाउ इट्स बिकम अ मैटर ऑफ ईगो, जो ये दिखाता है कि आखिर वो भी एक इंसान है और जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो वो इमोशंस का भी एक खेल होता है। ऑन द ब्रॉडर साइड मिस्टर झुंझुनवाला की अकासा एयरलाइंस पर इन्वेस्टमेंट थीसिस ये है कि 2030 तक इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट एविएशन मार्केट होगी एंड 1 in every 3 इंडियन विल ट्रैवल बाय एयर। मुझे लगता है कि 3 में से 1 तो हो ही जाएगा, लेकिन एयरलाइंस बिजनेस की सच्चाई ये भी है कि एक एयरलाइंस को चलाने का कॉस्ट पिछले 10 सालों में काफ़ी कम हो गया है और इंडिगो एयरलाइंस इसका प्राइम एग्जाम्पल है। जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से अकासा एयरलाइंस भी ऐसे ही कुछ कर रहा है जिससे राकेश जी को एक एक्सेप्टेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। शायद राकेश झुंझुनवाला के इन्वेस्टिंग करियर का सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन था उनका दीवान हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने तब किया जब इंडिया का रियल एस्टेट साइकिल रिसेशनरी फेज में जाने वाला था। सिमिलरली मंधाना रिटेल, जो सलमान खान के बीइंग ह्यूमन ब्रांड से भी एसोसिएटेड है, उसमें भी उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा जब उस कंपनी का स्टॉक प्राइस 80% गिर गया। एक और रियल एस्टेट स्टॉक जहां राकेश जी का ऑप्टिमिज्म मिसप्लेस हो गया था वो है डीबी रियल्टी। उन्होंने 2012 में इस रियल एस्टेट फर्म में स्टेक्स खरीदा था जब वो सेक्टर अपने वर्स्ट डाउन साइकिल में जा रहा था। इसके अलावा राकेश जी ने स्टॉक्स जैसे डिश टीवी, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज एंड A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड में भी काफ़ी नुकसान उठाया। द पॉइंट इज गलतियां तो सबसे होती हैं और राकेश का कहना था कि द बिगेस्ट मिस्टेक इज नॉट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर हम राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो को एज इट इज़ मिमिक करने की कोशिश भी करें तो भी चांसेस हैं कि हम उनके जितना प्रॉफिट शायद नहीं बना पाएंगे। तो यही अच्छा है कि हम उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल, उनके एटीट्यूड और उनकी गलतियों से सीखें। उनका पहला लेसन ये है कि कोई भी कंसिस्टेंट हार्डवर्क के बिना सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। राकेश जी भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते थे और वो काफ़ी घंटे मार्केट के बारे में पढ़ने और सेक्टर्स को एनालाइज करने में बिताते थे। इससे वो जल्दी डिसीजंस ले सकते थे और उन्होंने अकासा एयरलाइंस की डील केवल 48 आवर्स में क्लोज कर दी थी। सेकेंडली राकेश जी ये भी कहते थे कि 40 to 80% का रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। इनफैक्ट राकेश जी ने ये भी कहा था कि एट एन 18% रिटर्न यू आर अ किंग एंड एट 21% यू आर एन एम्परर। लेकिन ये 18% या 21% अचीव करने के लिए ना तो गिरती हुई मार्केट को देखकर भाग जाना है
और ना ही मार्केट के राइज होने पर उसमें हेवली इन्वेस्ट करना है। याद रखें कि आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड हैं और अपने बेट्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक, क्यूरियस और कॉन्फिडेंट रहें। thirdly, राकेश जी के पास सभी ट्रेडर्स के लिए एक वंडरफुल एडवाइस है, दैट इज ट्रेडिंग कैपिटल अर्न करने के लिए है और इन्वेस्टमेंट उस कैपिटल को ग्रो करने के लिए। ट्रेडिंग के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है और लेवरेज डेंजरस हो सकता है। अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट हो तो वो आपको लॉस दोनों इमोशनली और फाइनेंशियली बेयर करना होगा। तो जो रिस्क आप ले रहे हैं उसके क्वांटम्स को ज़रूर असेस करें। और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों के लिए एक टेकअवे ये भी है कि अपनी हेल्थ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। केवल पैसा होना आपको लाइफ में हेल्प नहीं करेगा, आपको अपने खाने को लेकर कॉशियस रहना पड़ेगा और रेगुलरली एक्सरसाइज भी करना होगा। राकेश जी अक्सर कहा करते थे, रिस्पेक्ट द मार्केट, हैव एन ओपन माइंड, नो व्हाट टू स्टेक, नो व्हेन टू टेक अ लॉस एंड बी रिस्पॉन्सिबल। देखा जाए तो इस कोट में वो सब कुछ है जो वो एज एन इन्वेस्टर फॉलो करते थे और हमें भी सिखाना चाहते थे। चलिए राकेश झुनझुनवाला जी को सिर्फ एक एस इन्वेस्टर की तरह ही नहीं पर उस इंसान की तरह भी याद करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से जी है। आई सिंसियरली होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में मुनीश पबराय के साथ हमारी नई सीरीज बियॉन्ड परफेक्ट में। और हाँ, ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई विश यू वेल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.